नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूँ। भाई आपकी आगामी परीक्षाएं नज़दीक हैं। अप्रैल में UKLT ग्रेड की परीक्षा होनी है और DSSB की परीक्षा भी कभी भी हो सकती है, भाई मार्च या अप्रैल में भी, और UPLT की भी। तो दोस्तों भाई हमारी क्वेश्चन सीरीज चल रही है और हमारा जो ग्रुप है फ्री ग्रुप है, हमें किसी से कोई लालच नहीं। लोग पेड ग्रुप में पैसे दे रहे हैं, कोई अलग तो मटेरियल लाने से रहे कि भी कोई और कहीं से उतार कर मटेरियल ले आएंगे। रही बात DSSB की, जो स्टूडेंट DSSB की तैयारी कर रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक मेल करें DSSB को या एक लेटर लिखें कि भाई सभी विषयों से क्वेश्चन उठाए जाएं और एक स्टैंडर्ड पेपर बनाया जाए जो आपके स्तर का हो। भाई उटपटांग जो पेपर आया था 210/14 का, वो तो भाई स्टैंडर्ड पेपर था, ठीक पेपर था, लेकिन जो 90/17 का था उसमें थोड़ा सा उटपटांग क्वेश्चन दिए गए थे। इसलिए भाई बोला जाए कि भाई एक स्तर का क्वेश्चन, एक हमारे स्तर का TGT स्तर का ही क्वेश्चन पेपर बनाया जाए, जैसा कि UPLT में UKLT में बनाते हैं। इस तरह का आप मेल कर सकते हैं या आप कोई भी पत्र लिख सकते हैं डायरेक्टर को DSSB के कि भी स्तर जो पेपर का हमारे स्तर का होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज का सीरीज 28 शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है भाई, स्वास्थ्य ही प्रथम पूंजी है, यह कथन किसका है? वर्जिल का, अरस्तु का, बेकन का, इमर्जन का। स्वास्थ्य ही प्रथम पूंजी है, आप अपना लगा लीजिए भाई। स्वास्थ्य ही प्रथम पूंजी है, यह कथन किसका है? वर्जिल का, अरस्तु का, बेकन का, इमर्जन का। तो आप अपना आंसर लगा लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो इमर्जन। स्वास्थ्य ही प्रथम पूंजी है, यह कथन इमर्जन का है। यह परिभाषा स्वास्थ्य के बारे में किसकी है भाई? यह डेफिनेशन इमर्जन की है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य ही धन है, यह डेफिनेशन किसकी है भाई? स्वास्थ्य ही धन है, यह डेफिनेशन किसकी है? वर्जिल की, इमर्जन की, WHO की, यूनिसेफ की। आप अपना आंसर लगा लीजिए। स्वास्थ्य ही धन है, यह कथन किसका है? स्वास्थ्य ही प्रथम पूंजी है, यह इमर्जन का भाई। और स्वास्थ्य ही धन है, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही धन है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा भाई वर्जिल। यह कथन वर्जिल महोदय का है, आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भाई, स्वास्थ्य ही असली धन है, न कि सोने चांदी के टुकड़े। यह परिभाषा, यह डेफिनेशन, यह कथन किसका है भाई? स्वास्थ्य ही असली धन है, न कि सोने चांदी के टुकड़े। स्वास्थ्य ही धन है, हेल्थ इज वेल्थ, यह कथन है इमर्जन का। और भाई स्वास्थ्य ही प्रथम पूंजी है ना, स्वास्थ्य ही धन है यह है वर्जिल का, और स्वास्थ्य ही प्रथम पूंजी है यह इमर्जन का। और स्वास्थ्य ही धन है, न कि सोने चांदी के टुकड़े, यह कथन किसका? वर्जिल का, सोफी का, भाई महात्मा गांधी का, हल का। तो आप अपना आंसर लगा लीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा, यह कथन किसका है भाई? महात्मा गांधी का। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में इनका जन्म हुआ। पुतली बाई इनकी माँ का नाम था, करमचंद इनके पिताजी का, कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी का नाम था। इन्होंने विभिन्न आंदोलन में सक्रिय भाग लिया, लेकिन भाई मैं इनकी विचारधारा से थोड़ा सा मेल नहीं खाता, इसलिए ज़्यादा भाई लोग मानते होंगे लेकिन मेरी विचारधारा थोड़ी सी अलग है भाई। कुछ मैं जो पक्षधर हूँ, जो गरम दल के नेता थे हमारे, और जो क्रांतिकारी हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे, और भारत नौजवान सभा के भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और भाई चापेकर बंधु 3 भाई थे जिन्होंने पहली राजनीतिक हत्या की थी। जो 5 में से 3 भाई फांसी के तख्ते पर झूल गए। ऐसे वीरों को नमन करता हूं। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपके एग्जाम में हरियाणा के एग्जाम में भी आया है, और भाई DSSB के भी एग्जाम में आया, और आने वाली आपकी परीक्षा में भी यह क्वेश्चन मिल सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वास्थ्य की परिभाषा भाई, स्वास्थ्य न केवल रोग या विकृति की अनुपस्थिति है, बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से सुख की अवस्था है। यह कथन किसका है? WHO, यूनिसेफ,
यूनेस्को, फाओ। तो ये बता देता हूँ, WHO का मुख्यालय जिनेवा में है, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना। यूनेस्को का पेरिस में है, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, फाओ का रोम में है, इटली की राजधानी है रोम। ये जो यूएन के अंतर्गत आने वाली संस्थाएं हैं भाई। यूनेस्को जो प्राचीन धरोहर हैं उनसे रिलेटेड है, यूनिसेफ बच्चों के स्वास्थ्य से रिलेटेड है, फाओ खाद्य संगठन है अंतर्राष्ट्रीय, और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना। तो स्वास्थ्य न केवल रोग या विकृति की अनुपस्थिति है बल्कि शारीरिक मानसिक रूप से सुख की अवस्था है। जो फिजिकल पढ़ाते हैं भाई, कहीं टीच कर रहे हैं उन्हें तो यह आसानी से याद होगा। तो इसका राइट आंसर है भाई WHO। इसका राइट आंसर क्या है भाई? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह परिभाषा दी है। स्वास्थ्य न केवल रोग या विकृति की अनुपस्थिति है बल्कि शारीरिक मानसिक सामाजिक रूप से सुख की अवस्था है। ठीक है भाई। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में, WHO का जिनेवा में, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में और फाओ का रोम में। आपको ये याद रखना। DSSB में ये जो UN की संस्थाएं भाई, आप इनको जरूर याद कर लिए। DSSB की जो GK होती है उसमें भी इनसे एक आध क्वेश्चन जरूर दे देते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भाई, चलो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं। DSSB में एक क्वेश्चन आया है 3 बार शायद आ चुका है, 2 या 3 बार। स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति का मूल अधिकार है, यह कथन किसका है? यूनिसेफ का, यूनेस्को चार्टर का, यूनिसेफ, ILO। 2 बार यूनिसेफ दे दिया भाई, चलो कोई बात नहीं। आपको बताना है यह कथन किसका है भाई। इंटरनेशनल स्पर्टो मेडिको लगा लो भाई, इसकी जगह ILO, चलो यही रहने दो। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, यूनेस्को का पेरिस में, ILO का जिनेवा में, इंटरनेशनल लिबरेशन संघ का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। तो भाई स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति का मूल अधिकार है, यह कथन किसका? तो इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति का मूल अधिकार है, प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है, यह कथन किसका है? यूनिसेफ, यूनेस्को, ILO। तो आपको कमेंट में इसका जवाब देना है। DSSB के जो पिछले पेपर हैं उनमें 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। आपके लिए ये क्वेश्चन दिया है मैंने, तो आपके लिए आसान क्वेश्चन है, नहीं इतना आसान भी नहीं है, लेकिन एक लेवल का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। भाई दोबारा बता देता हूँ, स्वास्थ्य प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है, कथन किसका? यूनिसेफ, यूनेस्को, ILO। ILO का मुख्यालय इंटरनेशनल लेबर संघ। मजदूर दिवस 1 मई, आपको ये याद रखना है, क्योंकि भाई हम भी मजदूर आदमी हैं, इसलिए मजदूर दिवस याद रहता है। आगे चलते हैं। स्वस्थ शरीर आत्मा के लिए अतिथि गृह गेस्ट हाउस है, सोल के लिए जो स्वस्थ हेल्थी बॉडी है, और एक रुग्ण शरीर जो शरीर है, बीमार शरीर है, वो आत्मा के लिए जेल है। यह कथन किसका है? आत्मा के स्वस्थ शरीर आत्मा के लिए अतिथि गृह और रुग्ण शरीर आत्मा के लिए कारागृह है, यानी कि जेल है। यह कथन किसका है? सोफी का, रोजर बेकन का, महात्मा गांधी का, वर्जिल का। वर्जिल ने कहा भाई हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। किसने कहा भाई? वर्जिल ने। और महात्मा गांधी ने कहा भाई स्वास्थ्य ही असली धन है, न कि सोने चांदी के टुकड़े। और इमर्जन ने कहा स्वास्थ्य ही प्रथम पूंजी है। और सोफी के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा भाई स्वास्थ्य का संबंध लोगों से जुड़े स्वास्थ्य के से है। तो भाई यह कथन किसका है? रोजर बेकन का। आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का अंतर है भाई। ये थोड़ा सा अंक की बिंदी है इस पर। अंतर्निहित क्षमता का पूर्ण विकास करती है। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित यानी कि मनुष्य के अंदर जो छिपी हुई है उस क्षमता का पूर्ण विकास करती है। कथन किसका है? शिक्षा के लिए सोफी का, महात्मा गांधी का, मैकाले का। भाई मैकाले ने ही अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। और कुछ भाई हमारे साथी हैं जो इंग्लिश से थोड़ा सा नफरत करते हैं और कहते हैं भाई मैकाले ने ही हमारा जीवन बर्बाद कर दिया, इंग्लिश न होती तो हम बहुत ज़्यादा और ऊपर होते।
लेकिन कोई बात नहीं, भी लैंग्वेज है ये भी एक। तो यह शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का पूर्ण विकास करती है, कथन किसका है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद नरेंद्र दत्त इनका नाम था भाई। ये शिकागो सम्मेलन में इन्होंने भाई और बहनों कहकर संबोधित किया था, और फ्रंट पेज पर जो वहाँ के यूएसए के अखबार थे इनका संबोधन छपा था। और ये युग परिवर्तक थे, एक समाज की कुरीतियों को इन्हें दूर किया और आजीवन भारतीय संस्कृति का प्रचार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया। और भारत में रहकर भी इन्होंने हमारे देश के लिए उद्धार के लिए बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई। भाई इनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। आपको ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान किसके व्यवहार को समझने के लिए है? जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी किसके लिए है भाई? अपराधियों के व्यवहार को समझने, कर्मियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए यानी कि और नेताओं के लिए। तो इसका जो राइट आंसर आप लगा लीजिए, आसान क्वेश्चन है। शिक्षा मनोविज्ञान किसके लिए, किसके व्यवहार को समझने के लिए? तो इसका राइट आंसर है भाई विद्यार्थियों के समझने के लिए। इस पर ही सबसे ज़्यादा प्रयोग हुए हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी पर। आगे चलते हैं दोस्तों। यह क्वेश्चन डीएसएसबी में आया था भाई, पीजीटी में। सभी समस्याओं के हल की ओर जाने वाली सबसे चौड़ी सड़क शिक्षा है। सभी समस्याओं के हल को की ओर जाने वाली यानी कि ऑल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने वाली सबसे वाइड जो रोड है, सबसे वाइड रोड वो क्या है? एजुकेशन है। यह परिभाषा किसकी है? वाटसन की। व्यवहारवाद के जनक हैं भाई वाटसन। स्टेनले हाल ने भाई जो किशोरावस्था को संघर्ष व तूफान की अवस्था कहा है, और सोफी ने स्वास्थ्य के बारे में बताया। और रविंद्रनाथ टैगोर भाई इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए भाई ये प्रथम एशियाई थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, रविंद्रनाथ टैगोर। ये इसका राइट आंसर है। सभी समस्याओं के हल की ओर जाने वाली सबसे चौड़ी सड़क शिक्षा है, परिभाषा रविंद्रनाथ टैगोर की। गीतांजलि पुस्तक के लिए इन्हें भाई नोबेल पुरस्कार विजेता थे, एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्य में। आगे चलते हैं। और साहित्य में एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर। और हमारा जो राष्ट्रीय गान तो आपको मालूम ही होगा, जन गण मन। 52 सेकंड का इसमें समय लगता है। 1911 में सर्वप्रथम शारदा देवी द्वारा ये गाया, लेकिन शायद ये मालूम नहीं इसकी रचना किसने की। इसकी रचना भी हमारा जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, उसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भाषा प्रणाली एक भाषा फिल इन द ब्लैंक्स भाई मौखिक प्रणाली की एक प्रणाली है। भाषा किसकी मौखिक प्रणाली की एक प्रणाली है? विचारों की, लालसा की, ऐच्छिक भावनाओं की। तो भाई जो भाषा किसकी प्रणाली है? तो राइट आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भाषा विचारों के आदान प्रदान की एक मौखिक प्रणाली है। और भाई भाषा से ही हम एक भाषा के माध्यम से हम एक दूसरे के विचारों को सुनते हैं और दूसरे को अपने विचार व्यक्त करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक अध्ययन को प्रभावित नहीं करते? भाई कौन सा कारक अध्ययन को यानी कि पढ़ाई को प्रभावित नहीं करता? अध्येताओं के मनोवैज्ञानिक अंतर, भाई पढ़ने वालों के मनोवैज्ञानिक और व्यक्ति का अंतर, अध्येताओं के और यानी कि भाई पढ़ाने वालों के और पढ़ने वालों के दोनों के ही
जो मनोवैज्ञानिक अंतर हैं दोनों ही प्रभावित करते हैं। कक्षा शिक्षण में शिक्षकों का उत्साह, बिल्कुल ठीक है भाई, शिक्षक मरे मन से ही पढ़ाएगा तो ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगा, लेकिन अपनी पूरी ताकत के साथ, सामर्थ्य के साथ पढ़ाएगा तो शिक्षण जरूर प्रभावी होगा और बच्चे जरूर न कुछ सीखेंगे। पर्यावरण और अन्य कारक, बिल्कुल ठीक है भाई, जहाँ शोर शराबा हो रहा है वहाँ हम इतना अच्छी तरह से शिक्षण नहीं कर पाएंगे, बांस है, गंदगी है और चीज़ है, तो और शोर शराबा भाई, माहौल होना चाहिए। पर्यावरण और अन्य कारक भी बिल्कुल प्रभावित करेंगे। विद्यालय की इमारत की भौतिक स्थिति या तकनीकी की मात्रा, तकनीकी की मात्रा है यहाँ पे भाई, तो इसका राइट आंसर यही होगा भाई, विद्यालय की इमारत की भौतिक स्थिति या तकनीकी की मात्रा ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगी। बाकी पर्यावरण व अन्य कारक भी करेंगे। कक्षा शिक्षण में शिक्षकों का उत्साह और पढ़ाने वालों और पढ़ने वालों के जो मनोवैज्ञानिक और व्यक्तिगत अंतर भी, वो भी शिक्षण को प्रभावित करेंगे। तो इसका राइट आंसर है 4, विद्यालय की इमारत की भौतिक स्थिति। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, डोपिंग को रोकने के लिए उत्तरदायी संस्था है। आईओए, आईओए क्या है भाई? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, 1927 में स्थापना, दोराबजी टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष थे और एजी नोरेन प्रथम सचिव। सैफ अब सैग हो गए हैं भाई, साउथ एशियन गेम्स 1984 से ये आरंभ हुए। आगे अभी नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, यही इसका राइट आंसर है भाई। डोपिंग को रोकने के लिए नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी 2005 में इसकी स्थापना, सॉरी भाई, JLN स्टेडियम में इसका मुख्यालय है। अगला भाई AAFI, एमेचर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, 1946 में इसकी स्थापना हुई, आपको ये याद रखना है। आईओए क्या है भाई? आईओए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, 1927 में स्थापना, दोराबजी टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष, एजी नोरेन इसके प्रथम सचिव। सैफ अब साउथ एशियन गेम्स हैं, 1984 से इनका आरंभ हुआ। नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, 2005 में इसकी स्थापना, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसका मुख्यालय। आगे भाई AAFI, एमेचर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, 1946 में इसका गठन, और अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स फेडरेशन है, 1912 में उसका गठन, आपको ये याद रखना। तो भी डोपिंग के रोकने के लिए कौन सी एजेंसी उत्तरदायी है? नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और विश्व स्तर पर वाडा का मुख्यालय, वाडा की स्थापना 1999, और मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका मुख्यालय है। मॉन्ट्रियल विश्व की कागज की राजधानी कहा जाता है, और कनाडा की राजधानी ओटावा है, जो ब्यूनस आयर्स ना भाई, ब्यूनस आयर्स किसकी राजधानी है? आपको ये भी जीके में मैं बता चुका हूँ। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स, और कनाडा की राजधानी ओटावा, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे। आगे चलते हैं दोस्तों, एक विषय पर मस्तिष्क मंथन विचार, यानी कि भी किसी भी विषय पर हमें अपना स्वाध्याय करते हैं, मस्तिष्क मंथन करते हैं, वो किसको सुधारने में सहायता करते हैं? भाई जो हम अपना मंथन करेंगे, वैचारिक मंथन करेंगे, वो किसको सुधारने में सहायता करेंगे? प्रसंस्करण कौशल, प्रोसेस स्किल, भाषाई कौशल, लैंग्वेज स्किल, समीक्षात्मक सोच कौशल, और भाई सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। भाई प्रोसेस स्किल को प्रभावित करेंगे, या लैंग्वेज स्किल को प्रभावित करेंगे, या समीक्षात्मक सोच को, या सृजनात्मकता को? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता ये वैचारिक जो मंथन है हमारा, मस्तिष्क मंथन विचारों का, वो क्रिएटिविटी हमें ज़्यादा क्रिएटिव बनाएगी। आगे चलते हैं भाई, जो जीनियस होते हैं, जिनका IQ आउटस्टैंडिंग होता है, उनसे जो क्रिएटिविटी, सृजनात्मक जो IQ है वो थोड़ा उनसे कम होगा, लेकिन उनका जो सोचने का जो दायरा होगा वो लार्ज होगा, बड़ा होगा, और नैरो सोच नहीं होगी उनकी। आगे चलते हैं,
अगला क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। कक्षा में शिक्षण का मुख्य उद्देश्य सूचना देना, जांचकर्ता मस्तिष्क विकसित करना, यानी कि भाई ऐसा जो जांचकर्ता मस्तिष्क विकसित करना, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास करना, परीक्षा में पास करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। भाई केवल पास होना शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है, सूचना देना भी नहीं है, जांचकर्ता मस्तिष्क विकसित करना भी नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास करना, ऑल ओवर डेवलपमेंट। शिक्षा क्या करती है, हमारा सर्वांगीण विकास करती है। भाई इसमें शारीरिक शिक्षा भी आ गई, सब कुछ आ गया। ये हमारा ऑल ओवर डेवलपमेंट करती है, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को विकसित करना ही शिक्षा का, कक्षा में शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सामाजिकरण का, सोशलाइजेशन का माध्यम नहीं है। भाई अनुकरण, एक दूसरे का अनुकरण करना, यानी कि भाई उसके जो शिक्षाएं हैं, जो उसके एम्स हैं, उद्देश्य हैं, मोटो आदि हैं, उनका पालन करना, बिल्कुल करेगा भाई। काउंसलिंग बिल्कुल करेगा भाई। भाई काउंसलिंग में भाई विचारों का, समस्याओं का आदान प्रदान होगा, भाई समस्याओं का हल निकालेंगे। सहचर्य एसोसिएशन, पृथक्करण यानी कि सेग्रीगेशन। तो पृथक्करण क्या होता है, अलग करना, विभाजित करना। तो इसका राइट आंसर है भाई, सामाजिकरण का उद्देश्य अलग करना नहीं है, बल्कि लोगों को साथ लाना है, सामंजस्य स्थापित करना है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भाई, एक 12 वर्ष के बालक के विकास के सामाजिक विकास का सबसे अच्छा, विकास का नहीं भाई, एक 12 वर्ष के बालक के सामाजिक विकास का सबसे अच्छा साधन है पड़ोस, नेबरहुड, फैमिली, प्लेग्राउंड, स्कूल। तो भाई सामाजिकरण पूछा है, थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। भाई एक 12 वर्ष के बालक का सबसे सामाजिकरण का, यानी कि समाज के साथ आचार व्यवहार सामंजस्य स्थापित करना, ये सामाजिकरण है, सोशलाइजेशन का। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है क्वेश्चन भाई, कि डाउटफुल तो नहीं कह सकता, लेकिन थोड़ा सा सोच को आपको डिफ़िकल्ट कह सकते हैं। पड़ोस नहीं होगा भाई, परिवार नहीं होगा, परिवार से सामाजिकरण, परिवार की याद सीखेगा। स्कूल और प्लेग्राउंड में थोड़ा सा आपको अंतर करना है, लेकिन इसका राइट आंसर है प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में व्यक्ति के सभी जो सामाजिक गुण हैं, एक दूसरे का सम्मान करना, सहायता करना, सहानुभूति, भ्रातृत्व, ऐसे गुण कहाँ विकसित होते हैं, प्लेग्राउंड में, खेल के मैदान में। क्योंकि भाई शारीरिक शिक्षा केवल हमारा शारीरिक विकास नहीं करती, बल्कि हमारा मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक विकास भी करती है। इसलिए एक 12 वर्ष के बालक के सामाजिक विकास का सबसे अच्छा स्थान है प्लेग्राउंड। आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। किसी ने पूछा भी था भाई ये क्वेश्चन ग्रुप में, शिक्षा वह है जो विद्यार्थी को बनाती है सुसंस्कृत, कल्चरड, बिल्कुल ठीक, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर, वाणिज्यिक रूप से दिया गया है, उसमें थोड़ी सी डिफिकल्ट लैंग्वेज है। सुसंस्कृत वही कल्चरल बनाती है, बिल्कुल बनाती है भाई शिक्षा। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर, बिल्कुल भी पढ़ लिख कर हम अपना जीवन यापन करने में आत्मनिर्भर हो जाते हैं। नैतिक मूल्यों से युक्त, जो हमारे एथिक्स हैं, सोशल एथिक्स हैं, नैतिक मूल्य हैं, और भाई इनसे युक्त उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है शिक्षा, ये सभी काम करती है, ये इसका राइट आंसर है। शिक्षा जो एजुकेशन है हमारा सर्वांगीण विकास करती है भाई, सुसंस्कृत बनाएगी, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर यानी कि आजीविका कमाने में हमें संपन्न करेगी, और नैतिक मूल्यों से युक्त। भाई जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, एक दूसरे का सम्मान, सहयोग की भावना, देश प्रेम, अच्छा नागरिक, अपने नागरिक कर्तव्य, ये सभी नैतिक मूल्य हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हृदय में, किसी ने ये भी क्वेश्चन पूछा था इसलिए मैंने डाल दिया भाई, हृदय में रक्त की आपूर्ति कौन सी धमनी करती है। मैं पहले भी करा चुका हूं इस क्वेश्चन को। रेनल धमनी कहाँ आपूर्ति करती है भाई, किडनी में। और भाई प्लोमनरी धमनी क्या काम करती है, हृदय से रक्त को ले जाती है कहाँ पर, फेफड़ों में। कोरोनरी पोपिलेटिल, ये कहाँ, ये घुटने में,
घुटने में रक्त की आपूर्ति करती है, तो इसका जो राइट आंसर है करोनरी धमनी हृदय में रक्त की आपूर्ति करती है। DSSB में भी 90/17 में, हाँ 90/17 में एक क्वेश्चन आया है। हृदय में रक्त की आपूर्ति कौन सी धमनी करती है? कोरोनरी। और किडनी में रेनल धमनी करती है। आपको ये याद रखना है भाई, हृदय में कौन सी करती है? कोरोनरी, और किडनी में रेनल। आपको हिंदी में रीमन भी मिलता है कई जगह, लेकिन आपने इंग्लिश वर्जन या राइट आंसर होगा रेनल। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा भाई, तो भाई हृदय में रक्त की आपूर्ति कौन सी धमनी करती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कोरोनरी धमनी हृदय में रक्त की आपूर्ति करती है, और रेनल धमनी किडनी में। और प्लैमिनरी धमनी में कैसा रक्त होता है? अशुद्ध रक्त होता है, जो हमारे दाएं निलय से फेफड़ों में रक्त ले जाती है। पोपिटेल धमनी कहाँ होती है? ये घुटने में। आपको ये याद रखना। आगे चलते हैं, पैरा ओलंपिक का मोटो क्या है? पैरा ओलंपिक का मोटो क्या है भाई? पैरा ओलंपिक खेल किसके लिए होते हैं? जो दिव्यांगजन हैं, वही हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए होते हैं। तो इनका मोटो क्या है? एवर ऑनवर्ड। एवर ऑनवर्ड, हमेशा आगे की ओर। भाई हिंदी में और कुछ मिलेगा, लेकिन आपको ये याद रखना है, ये है एशियन गेम्स का। किसका भाई? एशियन गेम्स का। एशियन गेम्स की शुरुआत हुई 1951 में। भाई CTS, फोर्टियस, अल्टियस 1896 में इनकी शुरुआत हुई। ओलंपिक खेलों का यह जो मोटो है, फादर हेनरी डिडोन ने इसे दिया, CTS, फोर्टियस, अल्टियस। तो भाई क्वेश्चन क्या पूछा है? पैरा ओलंपिक का मोटो क्या है? स्प्रिंट इन द मोशन। स्प्रिंट इन द मोशन। और आपको मैं बता चुका हूँ भाई, आपको ये भी क्वेश्चन बताना है भाई, पैरा ओलंपिक का जनक कौन है? जैसे भाई एशियन गेम्स का जनक है GD सोंदी, और जो ये हैं ओलंपिक गेम है, इनका जनक है बैरन पियर द कुबर्टिन। और स्पिरिट इन द मोशन पैरा ओलंपिक का मोटो है। तो पैरा ओलंपिक का जनक कौन है पहले करवा चुका हूँ भाई, जो हमारी वीडियो बनाई है मैंने, डीफ ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, विंटर ओलंपिक, स्पेशल ओलंपिक, इन पे उनमें इसका जो जनक है मैं वो बता चुका हूँ। तो आपको इसका जनक बताना है कमेंट में भाई, पैरा ओलंपिक का जनक कौन है और इनका मोटो है स्पिरिट इन द मोशन। ये जो हरियाणा का PTI का एग्ज़ाम हुआ था, इसमें ये क्वेश्चन आया है, तो आपको इसका आंसर देना है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भाई, इनमें से धमनी की परत नहीं है। भाई आर्टरी। आर्टरी किसका वो है भाई? आर्टरी जो हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र है, इसका ही एक भाग है आर्टरी। ये धमनियाँ पूरे शरीर में होती हैं भाई, और इनमें कैसा रक्त होता है? शुद्ध रक्त होता है। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो धमनियों पर ही होता है, और डायस्टोलिक कार्डिक मसल पर। तो भाई धमनियाँ पूरे शरीर में रक्त की आपूर्ति करती हैं, कैसे की? शुद्ध रक्त की। लेकिन एक अपवाद है भाई, प्लोमनरी धमनी में अशुद्ध रक्त होता है, जो दाएं निलय से फेफड़ों में रक्त ले जाती है। तो धमनी की परत है एडवेंटिटिया, बिल्कुल है भाई, एंटीमा है, एंडोथिलियम ये अंदरूनी परत है। ये तीनों धमनी की परत हैं। जो इसका राइट आंसर है वो क्या है? बैसिलर। बैसिलर क्या है भाई? ब्रेन में एक आर्टरी है, एक धमनी है, धमनी की परत नहीं है बल्कि एक धमनी का नाम है भाई बैसिलर, जो ब्रेन में रक्त की आपूर्ति करती है। एडवेंटिटिया, एंटीमा और एंडोथिलियम ये धमनी की परत हैं, और बैसिलर एक धमनी है जो हृदय ना इसमें मस्तिष्क में और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में रक्त की आपूर्ति करती है। तो दोस्तों हमारी ये क्वेश्चन सीरीज यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको ये सीरीज पसंद आई होगी, और भाई आपके लिए ये जो आगामी परीक्षा है आपकी DSSB, UKLT ग्रेड, UPLT ग्रेड, इनके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। लगातार हमारे साथ बने रहिए, ज़्यादा आपको भागने की ज़रूरत नहीं है,
इधर उधर आप ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। मेरा काम आप लोगों का भला करना है। मैं ये जो लोग आपसे, जो गरीब विद्यार्थी हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते पैसे, केवल उनका उद्धार करना मेरा मेन लक्ष्य है। आप सबका उद्धार करना ही मेरा मेन लक्ष्य है, लेकिन उनके लिए मैं सदैव खड़ा हूँ। जो खिलाड़ी ना, जो विद्यार्थी अफोर्ड नहीं कर सकते भाई, बिल्कुल उनकी मदद के लिए सदैव खड़ा हूँ। सबकी आपकी मदद के लिए मैं आपका साथी सदैव हूँ, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।